दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सीरीज में स्वागत है आप सभी साथियों का। मैं हूं सलमान और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रीलिम्स की तिथि है वह धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है, तो इसके मद्देनज़र हमें अपनी तैयारी को और भी बेहतर और भी प्रबंधित तरीके से शुरू करनी होगी, जिससे कि हम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सके। परीक्षा के दौरान अगर हम देखें तो 2-3 बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले पूरे सिलेबस को कवर करना, फिर उसका रिवीजन करना, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है प्रश्नों के अभ्यास करना, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाना। इसी को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस की ओर से प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं उनकी सब्जेक्ट वार आप सभी को प्रैक्टिस सीरीज प्राप्त होती रहेगी प्रत्येक हफ्ते। तो इसमें आज शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था से, और सबसे पहले देखते हैं कि विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत किन चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखें वर्ष 2011 से 2022 तक, तो इसमें अगर हम देखें तो आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि पिछले 3 वर्षों में इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। वही कृषि क्षेत्र की अगर बात करें तो तकरीबन प्रत्येक वर्ष यहाँ से भी सवाल पूछा गया है। इसके बाद बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ से भी लगभग 1-2 सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। और इसके अंतर अगर बात करें तो मुद्रास्फीति में व्यापार चक्र के अंतर्गत भी सवाल बनते रहे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यह जो सिलेबस दिख रहा है इसमें 4 अध्याय जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मुद्रास्फीति एवं व्यापार चक्र शामिल है। इसके बाद अगर अन्य अध्यायों की बात करें तो यहाँ पर मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग प्रणाली वाला जो अध्याय है यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देखें तकरीबन 3 से लेकर के 6 प्रश्न तक प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं लगभग। वहीं इसके बाद अगर देखें तो राजकोषीय नीति एवं कर संरचना से भी लगभग सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं। इसके अलावा भारत का वैदेशिक क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन समूह एवं समझौते वाले अध्याय से भी सवाल प्रत्येक वर्ष बनते रहे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो लगभग अर्थव्यवस्था से अगर आप देखें तो 9 से लेकर के 27 तक प्रश्न अभी तक विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है आपके रिजल्ट में। तो आज के एपिसोड में तो हम इन सारे अध्यायों से मिक्स क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, लेकिन जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा अगला एपिसोड होगा उसमें हम अध्यायवार अभ्यास करेंगे, जिसमें न केवल उस अध्याय से संबंधित प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, बल्कि उससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, साथ ही साथ जो आर्थिक शब्दावलियां हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे कि वह शब्दावलियां और वह कंसेप्ट उस चैप्टर से संबंधित जो सवाल होगा उसको सॉल्व करने में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहला अभ्यास प्रश्न क्या है। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के कारण मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। मुद्रा गुणक मुद्रा के स्टॉक एवं केंद्रीय बैंक की अन्य जमा राशियों का अनुपात है। पूछा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। तो अगर हम प्रश्न को गौर से देखें तो यहाँ पर 2-3 शब्द जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले तो मुद्रा गुणक, उसके अलावा मुद्रा के स्टॉक की बात हो रही, फिर केंद्रीय बैंक की बात हो रही। तो कुल प्रश्न जो है इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मुद्रा गुणक क्या है, मुद्रा का स्टॉक क्या है, और मुद्रा गुणक के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो एक्सप्लेन सेक्शन में आइए देखते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम मुद्रा गुणक की बात करते हैं तो वह उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा गुणक से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा यानी कि हाई पावर्ड मनी के स्टॉक के अनुपात से है। और अगर इसका फार्मूला की बात करें तो M/H, जहां M मुद्रा का स्टॉक और H जो है शक्तिशाली मुद्रा को दर्शाता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो मौद्रिक आधार, मुद्रा आपूर्ति और शक्तिशाली मुद्रा, इसके अलावा मुद्रा का स्टॉक, यह 4 शब्द हम ऐसे हैं जिसका जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा हम इस प्रश्न को नहीं कर सकते। तो आइए इन शब्दों का अर्थ भी एक बार शॉर्ट में, संक्षिप्त में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मौद्रिक आधार की बात करें तो किसी दी हुई अर्थव्यवस्था में, किसी दिए हुए समय में उस अर्थव्यवस्था में जो भी मुद्रा परिचालन में होती है, साथ ही साथ बैंक के पास जो आरक्षित मुद्राएं एवं अन्य जमाएं होती हैं, उनके योग को उस अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार कहते हैं। अब इसमें से अगर हम बैंकों के पास जो जमाएं हैं, अन्य जमाएं हैं, उनको माइनस कर देते हैं तो यही होता है मनी सप्लाई, यानी कि
मुद्रा आपूर्ति। अब मुद्रा के स्टॉक की अगर बात करें, मुद्रा का स्टॉक क्या होता है, तो मुद्रा के स्टॉक के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में दिए हुए जो भी मुद्राएं परिचालन में होती हैं, साथ ही साथ बैंकों के पास जो जमाएं होती है, केंद्रीय बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती हैं, उसको मिलाकर के ही हम मुद्रा का स्टॉक कहते हैं। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो समझ लें कि किसी अर्थव्यवस्था में 10 लाख जो है मुद्रा जो है परिचालन में है और बैंकों के पास 90 लाख जो है जमाएं हैं, तो जो कुल मुद्रा स्टॉक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। तो जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी वह पूरा, उसमें जो मुद्रा का स्टॉक हो जाएगा वह 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहां से आपको 3-4 बातें समझ में आ गई होंगी। एक बच रहा है शक्तिशाली मुद्रा। शक्तिशाली मुद्रा के अंतर्गत जो कॉइन्स होते हैं प्लस जो करेंसी होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के परिचालन में, हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहां से एक चीज आप देखें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो शक्तिशाली मुद्रा होगी वह कम होगी तुलनात्मक रूप से मुद्रा के स्टॉक से। क्यों? क्योंकि मुद्रा स्टॉक जो है अर्थव्यवस्था में जो परिचालन में मुद्राएं हैं वो, और साथ ही साथ जो बैंकों के पास जमाएं हैं, कुल के योग को मिलाकर हम मुद्रा का स्टॉक कहते हैं। तो जब मुद्रा का स्टॉक शक्तिशाली मुद्रा से ज्यादा होगा तो सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम कहें तो मुद्रा गुणक का मूल्य 1 से अधिक होगा। तो यहां पर अगर एक बात और देखें, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि बैंकिंग आदतों में वृद्धि, बैंकिंग आदतों में जब वृद्धि होगी तो ट्रांजैक्शंस ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से बैंकों के पास जो जमाएं हैं वो ज्यादा आएंगी। और इनके ज्यादा आने से क्या होगा कि बैंकों के पास पैसा ज्यादा होगा और बैंक जो है उनकी ऋण सृजन की जो क्षमता है वह मजबूत होगी, वह बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, जबकि मुद्रा गुणक मुद्रा के स्टॉक एवं शक्तिशाली मुद्रा के अनुपात को कहते हैं। तो दूसरा वाला कथन गलत है। तो प्रश्न का सही उत्तर केवल ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता या बनते हैं? निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 और ना ही 2। यहां पर यह जो सिद्धांत दिए गए हैं आपको बताना है कि क्या यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनते हैं कि नहीं बनते, हमें यही इस प्रश्न के अंतर्गत बताना है। तो अगर हम बात करें निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत की, जिसे एडम स्मिथ ने दिया था, इसके अंतर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई 2 देश हैं ए और बी, ए जो है एक वस्तु का 1 यूनिट का उत्पादन करता है और इसके उत्पादन करने में उसे मान लीजिए 100 रुपए खर्च होता है, और दूसरी वस्तु का उत्पादन की 1 यूनिट उत्पादित करता है जिसमें इसे 200 रुपए का खर्च होता है। वहीं जो बी देश है ए को उत्पादित करने में 200 रुपए खर्च कर देता है इसकी 1 यूनिट में, और बी को जो दूसरी वस्तु है इसको उत्पादित करने में 100 रुपए ही खर्च होता है इसकी 1 यूनिट उत्पादन होने में। तो यदि यहां पर देखें तो जो बी वाला देश है वह ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है पहली वस्तु के उत्पादन में जब वह 1 यूनिट का उत्पादन करता है। तो इस हाल में बी क्या करेगा, इसका उत्पादन कम कर देगा, बल्कि वह क्या करेगा, ए से इसको आयातित कर लेगा। तो इस तरह से पहली वस्तु के उत्पादन के मामले में ए देश को निरपेक्ष लाभ होता है। वहीं दूसरे की अगर हम बात करें तो यहां जो पहला देश ए है यह ज्यादा खर्च कर रहा है इसके उत्पादन में, तो यह क्या करेगा, यह बी से अपने यहां इस वस्तु का आयात कर लेगा। तो इस मामले में जब बी इसको निर्यात करेगा दूसरी वस्तु, तो बी को इसके मामले में निरपेक्ष लाभ होगा। यही यह सिद्धांत कहता है और इसी के आधार पर यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बन जाता है। अब दूसरा इसके अंतर्गत दिया है तुलनात्मक लागत अंतर। तुलनात्मक लागत अंतर का सिद्धांत जो है रिकार्डो ने दिया था। इसके अंतर क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उसके श्रम लागत पर निर्भर करता है। अब श्रम लागत से क्या तात्पर्य है? श्रम लागत का अंतर, तो मान लीजिए कोई वस्तु ए है और इसकी 1 यूनिट को उत्पादन करने में किसी देश को 100 रुपए श्रम के रूप में देना पड़ता है और किसी दूसरे देश को 200 रुपए देना पड़ता है। तो पहले देश में इसका जो मूल्य होगा वह कम होगा और दूसरे देश में यह ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से।
तो यह भी एक आधार बनता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में, क्योंकि जो बी वाला देश होगा, यहाँ जो दूसरा देश होगा, यह क्या करेगा, इसके उत्पादन पर पैसा ना खर्च करके बल्कि क्या करेगा, ए देश से जहां पर श्रम लागत कम हो रही है, इससे इसको अपने देश में आयात कर लेगा। तो यह भी इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। इसके अलावा एक सिद्धांत और है जिसे अवसर लागत सिद्धांत कहा जाता है। अवसर लागत सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वह हैबलर थे, और इससे आशय यह है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन, यानी कि एक वस्तु को लेकर के दूसरी वस्तु को दे दिया जाए, तो यह इस पर बेस्ड है। तो यह तीनों जो सिद्धांत है यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनाते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्राउडिंग आउट की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं? कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है, ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रा के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे सकता है, सरकार द्वारा कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है। कूट है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है क्राउडिंग आउट क्या है। यही इस प्रश्न का क्रक्स है। अगर हमें क्राउडिंग आउट पता हो तो इससे होने वाले क्या प्रभाव हैं अर्थव्यवस्था में, हम बड़े आसानी से जान जाएंगे। तो क्राउडिंग आउट की अगर बात करें तो जब सरकार पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार से सार्वजनिक कार्य पर व्यय के लिए जो संसाधन लगाए गए होते हैं उसको हटा लेती है, तो इसी को क्राउडिंग आउट कहते हैं। जैसा कि आप सभी यहां देख सकते हैं, क्राउड का मतलब होता है भीड़ और आउट का मतलब होता है हटा लेना, यानी कि भीड़ को हटा लेना। कौन सी भीड़ को हटा लेना? संसाधनों की भीड़ को हटा लेना जो कि सार्वजनिक हित के लिए लगाए गए हैं। अब जब संसाधन ही मार्केट में कम हो जाएंगे तो क्या होगा, जो निजी क्षेत्र है उसके लिए संसाधनों की कमी हो जाएगी। ऐसे में निजी क्षेत्र क्या करेगा, वह संसाधनों की तरफ बढ़ जाएगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा संसाधन चाहिए। अब संसाधनों के चाहने के लिए या प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा इसे कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा। जब यह निजी क्षेत्र बैंक के पास आया कि उसे संसाधनों को ज्यादा खरीदना है, क्योंकि संसाधनों की शॉर्टेज हो गई है, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी चीज कम मात्रा में होती है तो उसकी जो कीमत होती है वह बढ़ जाती है। तो यहां पर जो पहला वाला स्टेटमेंट कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल सही है। अब पैसा लेने जब ये निजी क्षेत्र बैंक के पास गया तो बैंक को क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए। तो बैंक क्या करता है? ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। तो दूसरा वाला भी सही है। जबकि मुद्रा के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे सकता है, यह सही नहीं है, क्योंकि जो मुद्रा का मूल्य है, अगर हम रुपये की बात करें यानी कि इंडियन करेंसी रुपए की बात करें, तो इसके एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जो मामला है वह इन्फ्लेशन पर, और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है या ये कहें कि जो डॉलर की कीमत है रुपए के मुकाबले वह कितनी बढ़ती घटती है, इस पर निर्भर करता है। तो तीसरा वाला सही नहीं होगा। अब चौथा क्या है? सरकार द्वारा कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है। इस मामले में क्या होता है कि सरकार अपने व्ययों की पूर्ति करने के लिए क्या करती है? करों को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि जब कर की दर बढ़ जाएगी तो जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, और सरकार जो है सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा राजस्व चाहेगी। तो इसलिए चौथा वाला भी सही है, यानी कि कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है। तो यहां से प्रश्न का सही उत्तर डी वाला हो जाएगा, 1, 2 और 4। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर आप एक्सप्लेन सेक्शन में इसके बारे में विस्तार से दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कुल सदस्यों का 10% है। लोकसभा जीएसटी से संबंधित सभी मुद्दों यथा विधि, नियम, दर आदि पर निर्णय करेगी। पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। तो जब हम जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब जीएसटी परिषद की बैठक होती है तो उसके लिए जो कोरम यानी गणपूर्ति की शर्त है वह 10% नहीं बल्कि 50% है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। जीएसटी परिषद का जो गठन किया गया था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जीएसटी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं जिसमें कि विधि, नियम,
दर आदि पर निर्णय किया जाएगा। यह पूरा निर्णय जो है जीएसटी परिषद लेगी, ना कि लोकसभा। तो ये कथन भी गलत हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये और भी है, और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी जीएसटी से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय किया जाना होगा तो वहां पर उपस्थित एवं मतदान के 75% भारी बहुमत के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जब जीएसटी परिषद की बैठक हो रही होती है और उसमें कोई निर्णय लिया जाना है तो जितने भी सदस्य वहां पर मौजूद हैं उनका 75% होना चाहिए। साथ ही साथ जितने मतदान करने वाले लोग हैं उस मतदान में भी 75% भारित बहुमत होना चाहिए, तभी वह निर्णय पास किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणपूर्ति 50% होनी चाहिए और जितने भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है वह जीएसटी परिषद को दिया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। मानव पूंजी में निवेश के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। स्वास्थ्य आर्थिक समृद्धि का एक कारक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आर्थिक समृद्धि, तो इसके अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जब जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, पर कैपिटा इनकम में जब वृद्धि होगी, तो इस तरह से कुल मिला करके जो देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि होगी। तो जब इन सारी चीजों में वृद्धि होगी तो इसी को हम क्या कहेंगे? आर्थिक समृद्धि। यानी कि कुल मिलाकर के पहला वाला जो स्टेटमेंट कह रहा है यह बिल्कुल सही है, यानी कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से है। दूसरा है कि मानव पूंजी की बात कर रहा है, तो मानव पूंजी में जब हम निवेश करते हैं, इसमें मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम निवेश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर हमने उसके लिए अच्छा स्कूल बना दिया है, अच्छे टीचर उपलब्ध करा दिए हैं, तो उसकी जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी वो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी और वह आगे जाकर के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है एक बीमार व्यक्ति से ज्यादा अच्छे तरीके से, ज्यादा मानसिक रूप से स्ट्रांग होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक कमजोर या अक्षम व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र के विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यहाँ पर ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। तो सबसे पहले महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि यह व्यवस्था क्या थी तो हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है एक लगान से संबंधित व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत अंग्रेज जो है लगान सीधे किसानों से वसूल न करके बल्कि जो गांव का मुखिया होता था उससे लगान वसूला करते थे। इसके अंतर्गत क्या, महल का मतलब ही होता है गांव। तो इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गांव के मुखिया से एक करार किया जिसमें उन्होंने एक लगान की कीमत को निर्धारित कर दिया, फिक्स कर दिया, और उन्होंने कहा कि हमें इतना प्रतिशत जो है कृषि का लगान के रूप में चाहिए होता है। तो इसके अंतर्गत इस सिद्धांत का जो सूत्रपात किया था ये 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था और 1822 में कानूनी रूप से यह पहली बार लागू किया गया। और यह कहाँ लागू किया गया था? ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में। अब यहां पर आप देखें, अगर आपको भारत का मानचित्र याद हो तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और जो मध्य प्रांत है यह उत्तरी भारत के अंतर्गत शामिल है, ना कि दक्षिण भारत के अंतर्गत। तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। एक बात यहां पर समझ ले कि मध्य प्रांत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य शामिल थे वर्तमान में। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ एरिया इसके अंतर्गत शामिल थे और इस मध्य प्रांत की जो राजधानी थी वह नागपुर थी। तो इतिहास के रूप में भी यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस व्यवस्था को
किसने जन्म दिया था? हॉर्ड मैकेंजी ने दिया था। इसमें गांव के मुखिया से सीधे लगान वसूली करने हेतु एक समझौता किया जाता था और ये इसका सूत्रपात 1819 में किया गया। 1822 में इसे कानूनी रूप से लागू किया गया। कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब। और ब्रिटिश भारत की लगभग 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो केवल एक हो जाएगा, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वही सही है। अगला प्रश्न देखें, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विऔद्योगिकीकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे औपनिवेशिक शासकों के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण है, एक है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और औपनिवेशिक शासकों का क्या उद्देश्य थी, क्या मंशा थी। उनका उद्देश्य इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना। और उनका जो दूसरा उद्देश्य था, दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासकों का मुख्य उद्देश्य भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, जब हम ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आती है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा करके इंग्लैंड को भेजना। इसके अंतर्गत उन्होंने दोहरी मानसिकता अपनाई। इसमें एक तो उन्होंने ये काम किया कि भारत में जो भी माल कच्चे माल के रूप में उत्पादित होता था उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इंग्लैंड में भेजा कम दामों पर, और वही कच्चे माल इंग्लैंड में जो उद्योग धंधे पनप रहे थे और या विकसित हो चुके थे वहां पर उन कच्चे मालों का प्रयोग करके फिनिश्ड गुड्स बना करके वापस भारत में डंप कर दिए जाते थे। यानी भारत को एक बाजार भी बनाना था जिससे कि वह अपने फिनिश्ड गुड को यहाँ पर बेच करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। तो यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही सही है। तो प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन यह जो उद्योग थे इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि जो भावी जो समय आने वाला है उसके अंतर्गत पूंजीगत उद्योगों का निर्माण कर सके। अब पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? तो पूंजीगत उद्योग की अगर बात करें तो वो ऐसे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कल पुर्जों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे उद्योगों का जन्म नगण्य के बराबर था, यानी ना के बराबर था, कि जो कि भारत में स्थापित किए गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी मंशा ही यही थी कि यहाँ के कच्चे माल को इंग्लैंड में ले जाना कम दाम पर और उससे फिनिश्ड गुड बना करके भारत के बाजारों में उसको बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य है या है? राष्ट्रीय विकास का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु एक तंत्र विकसित करना। ये सारी बातें नीति आयोग से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो प्लानिंग कमीशन को हटा करके किया गया था। यानी कि नीति आयोग से पहले जो भारत में विकास से संबंधित रणनीतियां हैं उनको तैयार करने के लिए योजना आयोग जो है जिम्मेवार होता था, लेकिन अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो नीति आयोग के अगर हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना, जिसमें सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना शामिल होगा, यह भी नीति आयोग का एक प्रमुख उद्देश्य है। उसके अलावा ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने हेतु एक तंत्र विकसित करना, जिससे कि जो भी उपेक्षित वर्ग है उनको ज्यादा से ज्यादा समाज की मुख्य धारा में या अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सके और जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभ को निम्नतर स्तर पर पहुंचाया जा सके। तो यहां पर तीनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। आप चाहें तो यहां से एक्सप्लेन सेक्शन से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन के दौरान काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले
तो पहले स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट यह कह रहा है कि मनी सर्कुलेशन जब कम हो जाता है अर्थव्यवस्था में तो वह मुद्रास्फीति को नियंत्रण में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। मुद्रास्फीति की अगर हम दशा को देखें तो इसमें क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो मुद्रा आपूर्ति है वह बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा होता है। और जब ज़्यादा पैसा होगा तो लोग उपभोग की वस्तुओं के साथ ही साथ जो लग्जरियस आइटम्स हैं उन पर भी खुल करके खर्च करते हैं। तो इससे क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में मनी सर्कुलेशन ही कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो लोगों के पास उतना ही पैसा रहेगा जितना कि वह अपने उपभोग के लिए खर्च कर सकते हैं, यानी कि लग्जरियस आइटम पर खर्च करने के लिए उनके पास ना के बराबर पैसा बचता है, तो वह सिर्फ उपभोग से संबंधित वस्तुओं को ही खरीदते हैं। तो जो कीमतें होती हैं वह धीरे धीरे घटती हैं और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति नियंत्रित होने लगती है। तो यह पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। तो प्रश्न का उत्तर भी यही हो जाएगा, लेकिन जो 3 स्टेटमेंट इनको भी देख ले। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की बात करें तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपनी मौद्रिक पॉलिसी से, वही भारत सरकार जो है राजकोषीय नीति से करों की दरों में बढ़ोतरी या करों की दरों में घटा करके मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने का प्रयास करती है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, यह गलत है, क्योंकि अगर मनी सर्कुलेशन को हम और ज्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि मार्केट में हमने और पैसे को इन्फ्यूज कर दिया, तो लोगों के पास और ज्यादा पैसा होगा, वो और ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस आइटम पर या अन्य वस्तुओं पर खर्च करेंगे, जिससे कीमतों में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो यह तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ए वाला हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप यहां पर आराम से विस्तार से इसको देख सकते हैं। चलिए एपिसोड के अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पूंजीगत प्राप्तियां, इसके अंतर्गत दिया हुआ है मुख्य मध्य सार्वजनिक कर्ज है जिसे सरकार द्वारा जनता से लिया जाता है। दूसरा है राजस्व व्यय, इसके अंतर्गत दिया है राजस्व, जो राजस्व प्राप्तियों का महत्वपूर्ण घटक है, में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल है। पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय हैं जिनमें भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण संबंधित व्यय शामिल होते हैं। तो यह 3 टर्म दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। तो पूंजीगत प्राप्तियों की अगर बात करें तो पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं मुख्य तरह से सरकार के ऊपर लायबिलिटी होती है, या फिर यह जो होती हैं पूंजीगत प्राप्तियां, यह क्या करती हैं कि रिडक्शन कर देती हैं सरकार के किसी भी एसेट में। इसमें मुख्य रूप से जो सरकार द्वारा उधारी ली गई होती है मार्केट से या किसी अन्य जगहों से उधारी ली गई होती है, तो वो शामिल होती है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश शामिल होता है इसके अंतर्गत। तो पहला वाला जो है बिल्कुल सही है, जनता से लिया जाता है। अब बात कर रहा है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा जो भी इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है वो शामिल होता है। सरकार का जो रक्षा व्यय है वह शामिल है। इसके अलावा सब्सिडीज शामिल है। स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी जाती हैं वो शामिल है। इसके अलावा जो प्रशासन से संबंधित रख रखाव है उस पर किए गए खर्च शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इंटरेस्ट पेमेंट, इसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसके बाद सब्सिडी शामिल है, इसमें स्टेट्स ग्रांट शामिल है, इसके अलावा अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर जो भी सरकार द्वारा खर्च किया जाता है वो भी शामिल है। तो मुख्य रूप से राजस्व व्यय का जो विवरण है इसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला जो है यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है, यह गलत है। वहीं पूंजीगत व्यय की बात करें यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो एसेट क्रिएट करते हैं, यानी कि जब सरकार भूमि अधिग्रहण करती है। भूमि अधिग्रहण क्यों करेगी? रोड बनाने के लिए, किसी नहर का निर्माण करने के लिए या किसी भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है, जिससे कि एसेट क्रिएशन होता है। भवन निर्माण के बाद भी क्या होता है? एसेट क्रिएशन होता है। मशीनरी, उद्योगों के लिए जो मशीनरी खरीदी जाती है, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पे जो खर्च किया जाता है सरकार द्वारा, उससे क्या होता है? अल्टीमेटली सरकार द्वारा
जो भी R&D यानी कि रिसर्च है उसमें बढ़ोतरी होती है, शोध में बढ़ोतरी होती है, या जो भी उत्पादन की सुविधाएं हैं उसमें और भी सहजता होती है और उत्पादन जो है बढ़ता है। कुल मिलाकर के भारत की जो GDP है उसको बढ़ाने में ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वह कौन सा है? केवल 2। तो प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। इससे संबंधित आप यहां पर बातों को देख सकते हैं। राजस्व केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं, सरकार की उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों का प्रदत्त अनुदानों पर किए गए व्यय से होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। और ये आज के एपिसोड का अंतिम सवाल रहा। यहां पर आप सभी देख सकते हैं कि जो प्रश्न आप सभी के लिए बनाए गए थे अभ्यास के लिए वह अलग अलग चैप्टर से लिए गए थे। तो आज के हम अपने एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। तो जुड़े रहिए दृष्टि IAS के साथ, और अगली वीडियो जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगी उसमें हम किसी चैप्टर से संबंधित सारे अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिससे कि आप सभी का चैप्टर वाइज धीरे धीरे अभ्यास होता रहे। और यह जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा सिलेबस है, यानी अर्थव्यवस्था में जितना भी पाठ्यक्रम है हम उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।